हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। और मैं हूँ स्वाति, जो आपको पढ़ाती हैं स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस। तो भाई, हमारा जो लास्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वन शॉट था, उस पे आप लोगों का बहुत प्यार आया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक्स आए हैं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई थी उसमें कि मैम हमें और भी यूनिट्स का जो है वन शॉट चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो होती है और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकती है, वो है आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। तो जिस प्रकार से हमने अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सभी थिंकर्स को एक ही वीडियो में 1 घंटे में कवर अप किया था, सेम तरीके से वी आर गोइंग टू कवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सभी 9-10 थिंकर एक ही वीडियो में। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक अब ज़रूर जो है क्लास के बाद दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं, एक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। जो हमारी नई ऑडियंस है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन पॉलिटिकल साइंस मल्टीपल टाइम्स। एंड करेंटली आई एम मेंटोरिंग नीव बैच है, जो कि आपकी स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए बना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट थिंकर। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर, और कह सकते हो थोड़े से डिफिकल्ट भी, जो काफ़ी लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। वो है हमारे प्लेटो जी। तो प्लेटो जी की बात करें तो प्लेटो वॉज ए फिलोसोफर इन एंशिएंट ग्रीस हु फाउंडेड द एकेडमी। तो ये नाम भी आप लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी है। तो जो इंस्टीट्यूशन की स्थापना उन्होंने करी थी वो थी अकेडमी in Athens. His work focused on idealism, the theory of forms and justice as explored in The Republic. The Republic इनकी सबसे फेमस किताब है, जिसके अंतर्गत ये अपनी जस्टिस का आइडिया देते हैं। तो प्लेटो को समझने से पहले हम थोड़ी सी अरस्तु की बात थोड़ी सी सोक्रेट्स की बात कर लेते हैं। अब सोक्रेट्स की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सोक्रेट्स के जो स्टूडेंट थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट थे वो थे अलेक्जेंडर। तो अगर हम सोक्रेट्स की बात करें तो सोक्रेट्स ने कभी भी खुद कोई भी किताब नहीं लिखी है, और वो जो भी शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, वो केवल डायलॉग्स के फॉर्म में होती थी, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी कोई रिटन किताब नहीं लिखी है। तो जितने भी आइडियाज हमें प्लेटो की किताब में देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं सोक्रेट्स के ही आइडियाज की एक झलक है। ठीक है, एक इमिटेशन आप बुला सकते हो। तो जिस जस्टिस की ये बात करते हैं, जिस आइडिया की ये बात करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं उनकी सोक्रेट्स की आइडियाज से ही इन्फ्लुएंस था। तो अगर की आइडियाज की बात करें तो सबसे पहले है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंतर्गत प्लेटो बताते हैं कि इस जीवन में आपको जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स दिखती हैं, दे आर नॉट रियल, दे आर जस्ट शेडो ऑफ द आइडियाज। अगर इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में समझना है तो आप बैच में भी आ सकते हो, और मैंने ऑलरेडी अपनी लेक्चर सीरीज में भी ये सारे वीडियोस को कवर अप किया है। तो ये वन शॉट है, तो केवल हम यहाँ पे रिविजन के लिए आए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की, तो वो बोलते हैं कि जितनी सांसारिक चीज़ें आपको दिखती हैं ना, जिनको आप सच मान के बैठे हो और जिनकी सुख के अंतर्गत आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो वो कहते हैं दिस इज़ नॉट रियलिटी। रियलिटी कंसिस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एटर्नल फॉर्म्स और आइडियाज़। यानी कि क्या ट्रू होते हैं? आइडियाज़ ट्रू होते हैं। ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, दे आर जस्ट शेडो ऑफ दोज थिंग्स विच आर परफेक्ट टेम्पलेट्स टू ऑब्जेक्ट इन दी मटीरियल वर्ल्ड। अब इसको कहने से उनका मतलब क्या है, अभी हम उनका एलिगरी ऑफ केव आइडिया समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं किन शेडोज के बारे में बात कर रही हूँ। देन वी हैव जस्टिस, यानी कि न्याय। जस्टिस वो बोलते हैं कि जस्टिस इज अचीव्ड व्हेन ईच इंडिविजुअल फुलफिल्स देयर रोल इन द सोसाइटी। अब वो बोलते हैं कि समाज में 3 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक होते हैं रूलर, यानी कि फिलोसोफर किंग, दूसरे होते हैं आपके सोल्जर, और तीसरे होते हैं आपके वर्कर्स। वो कहते हैं मोटे मोटे तौर पे 3 तरीके के लोग आपको समाज में देखने को मिलेंगे, और तीनों के अपनी कुछ कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, तीनों के अपने कुछ कुछ वर्च्यूज हो सकते हैं। जैसे कि इसका होता है विजडम, इसका होता है करेज, और इसको आप मॉडरेशन बुला सकते हो। ये तो होते हैं इनके वर्च्यूज। क्या होते हैं? ये इनके वर्च्यूज होते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं इनकी एक सोल होती है, यानी कि जिसमें ये वाला वर्च्यू जो है आपको सम्मिलित दिखाई देगा। जैसे कि इसकी बात करें तो ये होगा आपका रैशनल, ठीक है, ये होगा आपका
एपिटेटिव, और ये होगा आपका स्पिरिटेड। ठीक है, ये आपकी क्या है, सोल्स हैं। तो वो बताते हैं कि समाज में मोटे तौर पे ये 3 तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तीनों में ये एक एक प्रकार का कोई ना कोई वर्चू ज्यादा होता है, यानी कि कोई ना कोई क्वालिटी ज्यादा होती है, और ये उनकी सोल है जिसके अकॉर्डिंग उनकी सोल काम करती है। यानी कि जो रूलिंग क्लास होती है उसमें विजडम काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो रैशनल तरीके से बिहेव करती है। जो सोल्जर्स होते हैं उनमें करेज काफी अच्छा होता है, इसलिए उनकी सोल स्पिरिटेड होती है, हमेशा स्पिरिटेड रहती है। जो वर्कर्स होते हैं वो मॉडरेशन का काम करते हैं, और यानी कि उनकी जो सोल होती है वो एपिटेटिव होती है, यानी कि अपना केवल खाओ पियो ऐश करो टाइप। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि अगर ये तीनों तरीके के लोग अपनी अपनी वर्चू के अकॉर्डिंग काम करें तो जस्टिस को जो है इंश्योर किया जा सकता है। किसको इंश्योर किया जा सकता है, जस्टिस को। तो अब यहाँ पे जस्टिस कैसे आएगा, वो कह रहे हैं कि जब तीनों तरीके के जो वर्ग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों अपनी अपनी वर्चू एंड सोल्स के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे तो सोसाइटी में अल्टीमेटली क्या क्रिएट हो जाएगा, हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। हार्मनी यानी कि शांति क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद आपको मिलेगा फोर्थ वर्चू। क्या मिलेगा, फोर्थ वर्चू, यानी कि जब तीनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे तो सोसाइटी में शांति बहाल हो जाएगी, हार्मनी आ जाएगी, जिसकी वजह से सोसाइटी में चौथा वर्चू अचीव होगा, दैट इज जस्टिस। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को जो है इनका कनेक्शन अभी तक समझ में आया होगा। साथ ही साथ ये जो रूलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रूलर की सोल को वो एक नाम देते हैं, वो है गोल्डन। गोल्डन। चलिए आगे हम बात करते हैं फिलोसोफर किंग की। तो प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी में समाज में ये तीनों प्रकार की चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं, हर कोई अपनी वर्चू के अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं, एक फिलोसोफर किंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे फिलोसोफर किंग क्यों लिखा है, खाली किंग क्यों नहीं लिखा। फिलोसोफर किंग इसलिए लिखा है क्योंकि प्लेटो का मानना है कि जो इंसान के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, विजडम है, रैशनैलिटी है, केवल वही इंसान जो है स्टेट को रूल कर सकता है। इसलिए फिलोसोफर किंग का वाइज होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एज दे पोजेसेस द नॉलेज टू गवर्न जस्टली। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन फिलोसोफर किंग होगा, ये वो बोलता है कि हायरार्की के बेसिस पे नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा। तो कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो देख रहे हो प्लेटो ने कितने पुराने समय में ही एजुकेशन की बात कर दी थी। तो वो बोलता है कि एजुकेशन इज अ एम्फसाइज स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन टू नर्चर दी रैशनैलिटी। वो कहता है कि कोई भी इंसान रैशनैलिटी के साथ पैदा नहीं होता, रैशनैलिटी आपको उसके अंतर्गत जनरेट करनी पड़ती है। जनरेट कैसे करोगे, थ्रू एजुकेशन। और वो कहता है एजुकेशन भी ऐसी वैसी नहीं, एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे कि इंसान को आप हर प्रकार की चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस दिला सको, हर प्रकार की चीज़ों का उसको नॉलेज हो सके, और तब आप एग्जामिनेशन लेकर के देखें कि वो किस में ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ प्लेटो की जो एजुकेशन है वो दोनों के लिए है, यानी कि वो बोलते हैं कि मेल को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, साथ ही साथ फीमेल को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आपका पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा था जिसमें पूछा था कि प्लेटो इज नॉट अ फेमिनिस्ट, तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है, क्योंकि प्लेटो जो है दोनों तरीके की एजुकेशन को सपोर्ट करता है, चाहे वो मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए। अब जरा सा ना इनके एजुकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। एलिगरी ऑफ केव को हम फिर करेंगे, थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब एजुकेशन में वो क्या बताता है कि जब बच्चा 0 से 10 ईयर्स का होगा, 0 से 10 ईयर्स में उसको क्या मिलना है, काइंड ऑफ आपको उसको फिजिकल ट्रेनिंग दिलवानी है, फिजिकल ट्रेनिंग दिलवानी है। ठीक है, जैसे कि जिम्नास्टिज्म करवाना और जितना भी उसके शारीरिक तौर पे आपको जोर देना है। देन आपको क्या करना है, टिल 20 तक उसको क्या देनी है, आपको उसको देनी है बाद में टिल 20 तक, कब से लेके 18 से 20 के बीच में आपको देनी है उसको सोल्जर की ट्रेनिंग। क्या देनी है आपको, उसको सोल्जर की ट्रेनिंग देनी है। देन आप क्या करवाओगे, 20 पे करवाओगे एग्जाम। क्या करवाओगे, 20 पे आप करवाओगे एग्जाम। जो लोग इसमें फेल हो जाएंगे वो करेंगे अदर वर्क्स, जो कि वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप इनको फिर और ज़्यादा नॉलेज दोगे। ज़्यादा किस चीज़ की नॉलेज दोगे, सब्जेक्ट्स की दोगे। सब्जेक्ट्स की कैसे दोगे, मैथ्स की दोगे, साइकोलॉजी की दोगे, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की डिसिप्लिन आप इन लोगों को सिखाओगे। देन आपका 30 से 35 के बीच में फिर से एक क्या होगा,
एग्जाम। क्या होगा फिर से? एग्जाम होगा। जो पास हो जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम में, और जो फेल हो जाएंगे वो क्या बनेंगे? सोल्जर्स। क्या बनेंगे? सोल्जर्स। ये सब मैंने आपको पहले भी करवाया है। उसके बाद उनको और ज़्यादा जो है डिसिप्लिन की, अलग अलग तरीके की चीज़ों की जो है नॉलेज दिया जाएगा, और टिल 55 तक, कितने तक? टिल 55 तक आपकी ये एजुकेशन चलेगी, और 55 पे जाके आप अपना ढूंढ पाओगे भैया फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग। तो वो कहता है कि जब 55 साल तक एक इंसान इन सारे हर्डल्स को पार करके आ चुका है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो चुका है, देन ही और शी इज रेडी टू बिकम फिलोसोफर किंग। ज्यादातर वो फिलोसोफर किंग मेल के टर्म्स में ज्यादा बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटो, और अब प्लेटो के हम फिलोसोफर किंग की थोड़ी सी एलिगरी ऑफ केव के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस इज द एलिगरी ऑफ केव, यानी कि केव का एक दृश्य है जिसके जरिए से उन्होंने अपना शेडो वाला आइडिया समझाने की हम तक कोशिश करी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कहता है, मान लो एक संसार है, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक संसार है। अब इस संसार में क्या हो रहा है ना, ये गुफा है। ये गुफा यानी कि संसार है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है फंसे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है ये? दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये जल रही आग। आग के सामने दीज आर दी थिंग्स, और थिंग्स का ये बन रहा है शेडो। क्या बन रहा है? शेडो बन रहा है। अब वो कह रहा है कि ये जो लोग हैं ना, इनको मटेरियल्स नहीं दिख रहे, यानी कि इनको रियल थिंग नहीं दिख रही, लेकिन ये किसको रियल मान बैठे हैं? इन शेडोज को रियल मान बैठे हैं। यानी कि इन लोगों को ये नहीं पता कि असली चीज क्या है, लेकिन जिसको ये हकीकत मान रहे हैं वो केवल और केवल एकमात्र परछाई है, यानी कि शेडो है। वो कहता है फिर इनमें से एक पर्सन ना स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचता है, ऊपर जाके देखता है कि भैया यहाँ पे असली रोशनी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, सूरज है। उसको देख के पता चलता है अच्छा ये सूरज होता है, अच्छा ये पेड़ होते हैं। तो यानी कि उसको अब रियल वर्ल्ड की नॉलेज होना शुरू हो रही है। तो यानी कि ये जो पर्सन निकल के बाहर गया है, ये कौन है? आपका फिलोसोफर किंग है। कौन है भैया? फिलोसोफर किंग है। अब वो कहता है कि ये फिलोसोफर किंग को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ये वापस आएगा, इन लोगों की मदद करेगा बाहर निकलने में। यानी कि जिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को आप लोग अब तक सच्चाई मान के बैठे थे, दीज आर जस्ट शेडो ऑफ योर आइडियाज, ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रतिबिंब से, ठीक है। तो बाद में फिलोसोफर किंग इन लोगों को वापस लेने आएगा और इनकी मदद करेगा केव से बाहर निकलने के लिए, यानी कि अज्ञान से निकलने के लिए, कि जिन चीजों को आप सच मान के बैठे हैं वो मात्र शेडो ऑफ द आइडियाज हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग का एलिगरी ऑफ केव अब समझ में आया होगा। पहले भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताया। चलिए, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय प्लेटो, जिसमें है आपकी द रिपब्लिक, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, देन आपकी अपोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपोजियम इज इंपॉर्टेंट, लॉज एंड दिस वन, ठीक है। सो जो मैंने टिक करे, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थिंकर की तरफ। नेक्स्ट थिंकर वी हैव एरिस्टोटल। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी एक रिलेशनशिप बताया था। क्या बताया था? कि जो सोक्रेट्स का डिसिपल है वो है प्लेटो। प्लेटो के डिसिपल कौन हो गए? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के कौन हो गए? अलेक्जेंडर, जिनकी इतिहास में बहुत बात होती है। और प्लेटो ने क्या एस्टैब्लिश करी थी? अपनी अकेडमी, जिसमें कौन पढ़ते थे? एरिस्टोटल पढ़ते थे। चलिए, तो अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल वैसे तो प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि ठीक है, प्लेटो इज अ फ्रेंड बट ट्रूथ इज अ ग्रेटर फ्रेंड। यानी कि वो कहता है कि सच मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, यानी कि सच्चाई मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है, मेरी ज़्यादा अच्छा दोस्त है, हालांकि प्लेटो भी है। तो वो कहता है, ऐसा उसने क्यों कहा है? क्योंकि प्लेटो के जितना आइडिया हमने अभी तक पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट आइडियाज़ के बारे में। काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ उसमें काफ़ी कम है, मतलब जिसको आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देख सको, वो बहुत कम चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो एरिस्टोटल ने कहा कि आई रिजेक्ट दीज काइंड ऑफ आइडियाज़,
मैं बिल्कुल नहीं मानता कि एक अलग तरीके के आइडियाज़ होते हैं जो सच होते हैं, और ये जो सांसारिक वर्ल्ड आपको दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो भ्रम है। वो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हमें जितनी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितना भी नॉलेज मिलता है, वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से ही मिलता है, जिसको हम एम्पिरिसिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। तो वो कहता है जितना भी नॉलेज है, मान लो कि आपने करेला खाया, तो आपको कड़वा कैसे पता चला? जब आपने उसको खाया। अब ऐसा तो नहीं है कि कड़वा यानी कि कुछ और कड़वा की आइडिया होता है, लेकिन आपने करेला को चखा है जो कि रियल नहीं है। तो वो कह रहा है ये सब फालतू बकवास चीज़ें हैं। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में सीखते हो, वो आपके आसपास के सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखते हो। तो एरिस्टोटल जो है वो एम्पेरिकल मेथड को ज़्यादा फोकस देते हैं, यानी कि साइंटिफिक जैसे कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस, क्या बोलते हैं इसको हम? सेंसरी experiences. Known for his work on ethics, politics, logic, his politics discuss the role of the state. साथ ही साथ एरिस्टोटल के वर्क्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है इंस्टीट्यूशंस को किसी, वो है आपका स्टेट, यानी कि वो है आपका राज्य। तो अगर की आइडियाज की बात करें तो सबसे पहला है मैन इज अ ज़ून पॉलिटिकन। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ज़ून पॉलिटिकन का मतलब क्या होता है? एक सोशल एनिमल, यानी कि ऐसा प्राणी जो कि एक समाज के बीच में रहता है। यानी वो कहता है कि स्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। स्टेट ही आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। स्टेट के अंतर्गत ही आप अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि स्टेट वो आपको एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए वो कहता है कि मैन इज अ ज़ून पॉलिटिकन, एक सोशल प्राणी है जो कि समाज के बीच में रहता है और स्टेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिसिज्म, जो कि हमने ऑलरेडी भी बात कर ली है, एक ऐसी नॉलेज, हर एक नॉलेज जो कि हमें सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो वो बोलता है कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें इक्वल तरीके से बांट दो। जस्टिस का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑफिसर्स, रिवॉर्ड्स एंड ऑनर्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट। साथ ही साथ तो बोलता है एथिक्स के बारे में कि मॉरल वर्चूज लाइज इन द गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे एक टेबल के थ्रू। ठीक है, अभी देखते हैं हमने टेबल लगाया है क्या। देन वी हैव पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो कहते हैं कि स्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। स्टेट ही आपकी गुड लाइफ को इंश्योर करता है, क्योंकि वहाँ पे वो जस्टिस को क्रिएट करेगा और क्राइम्स को होने से रोकेगा। क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू मोनार्की। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन आए कि एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बुलाते हैं, बिकॉज उन्होंने इतनी ज़्यादा तुलनात्मक राजनीति करी है, इतनी ज़्यादा तुलनात्मक स्टडी करी है। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया है। क्या है? 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने स्टडी किया है, एनालाइज किया है, जस्ट टू नो द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, सो दिस इज द टेबल जिसको उन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, और तब उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी के बाद पता निकाला है कि उनके अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज गोल्डन मीन। अभी गोल्डन मीन क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने 6 तरीके से सारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशंस को इन 6 तरीके से जो है डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 6 हैं? सबसे पहले है मोनार्की। मोनार्की आप सभी को पता है कि जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना। देन नेक्स्ट वी हैव एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ मतलब एक वेल्थ पीपल होते हैं जिनके पास बहुत वर्चू होता है और बहुत पैसा होता है। देन वी हैव पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंतर्गत आपको जो है पावर ज़्यादातर मिडिल क्लास के हाथों में मिलेगी। देन इसका करप्ट फॉर्म वो क्या बोलता है कि जब ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मतलब एक करप्टेड फॉर्म इसका क्या होगा कि मोनार्की से भी एक ज़्यादा गंदा फॉर्म क्या हो सकता है? टायरेनी, यानी कि तानाशाह, जब वो लोगों पे पूरी तरीके से शासन करने लगे और अपना रुतबा दिखाने लगे। एरिस्टोक्रेसी का क्या हो सकता है? ओलिगार्की। ओलिगार्की इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत पैसे वाले होते हैं और पूरी पावर को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं। पॉलिटी के अलावा सबसे बुरा फॉर्म क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो कहता है कि हर किसी को इक्वल तरीके से हर एक चीज़ दे दी जाती है, वोट दे दिया जाता है, जो कि एकदम नॉनसेंस थिंग है। रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इक्वालिटी विद पावर इन द हैंड्स ऑफ पुअर, क्योंकि वो एक पुअर, उसके अकॉर्डिंगली पुअर जाहिल लोग होते हैं जिनके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है पावर्स को दे दिया जाता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग इनमें से बेस्ट फॉर्म क्या होगा? वो कहता है मैं चाहता हूं कि किसी भी फॉर्म को ना प्योर फॉर्म में ना अपनाया जाए, क्योंकि हर किसी की प्योर फॉर्म में
कुछ ना कुछ खामियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग ना इसका और इसका कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, गोल्डन मीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गोल्डन मीन बना सकते हैं, जिसमें दोनों की अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ के हम इसको लेकर के आएंगे। यानी कि अगर हमने एक्सेस किसी का भी लिया, मतलब कि किसी का एक्सट्रीम पॉइंट अगर हमने लिया, तो हम उसकी बुराइयों को अपना लेंगे। तो साथ ही साथ वो स्लेवरी को एक नेचुरल फिनोमिना बताता है। वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली स्लेवरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेट के लिए लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, और अगर हर कोई काम काज में लगा रहेगा तो स्टेट के लिए कंट्रीब्यूशन कौन करेगा। तो वो कहता है कि स्लेव नेचुरली वो लोग बन जाने चाहिए या फिर उनका बने रहना ठीक है जिनके पास लैक ऑफ रैशनैलिटी है, लैक ऑफ विजडम है। तो ऐसे में अच्छा है कि वो किसी के लिए काम करें, और जब वो किसी के लिए काम करेंगे तो जो उनके मास्टर्स होंगे, स्लेव का जो मास्टर होगा, उनको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का। So citizen as a person who has the power to take part in the deliberative and judicial administration of any state. चलिए, now these are the important books by the Aristotle. One of the most important ethics वाली, जिसमें उन्होंने अपना justice का idea भी दिया है। Next we have politics, very important, जिसमें उन्होंने classification किया है। Then we have metaphysics, poetics, rhetoric, physics on the soul and categories. ठीक है, so these are one of the most important books. चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट थिंकर की तरफ, विच इज मैकियावेली। चलिए, तो मैकियावेली को वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न थिंकर आप बुला सकते हो, जो कि एक कड़ी का काम करते हैं पुराने वाले थिंकर्स के बीच में और नए मॉडर्न वाले थिंकर्स के बीच में। क्योंकि मैकियावेली के जो आइडियाज रहे हैं, दे आर मोर काइंड ऑफ अ प्रेगमेटिक, काफ़ी रियलिस्टिक हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, रियल राजनीति के बारे में बात करते हैं। सो मैकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर रही हैं, और वो चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन, यानी कि जो इटली आज आप देखते हो वो हमेशा से इटली ऐसा नहीं था। इटली पहले अलग अलग भाग में डिवाइडेड था, और मैकियावेली भी उसका जो है यूनिफिकेशन चाहता था। उसको लगता था कि यूनिफिकेशन तब ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा जब पावर किसी एक के हाथ में रहे और वो सारी चीज़ों को गवर्न करे या रेगुलेट करे। तो जो किताब जिसमें उन्होंने सारा आइडिया दिया है, उसका नाम है द प्रिंस। प्रिंस में वो बताते हैं कि एक मोनार्क को कैसा होना चाहिए और एक मोनार्क को किस प्रकार से रूल करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडिया दैट इज प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल तरीके से बिहेव करना। तो उन्होंने बताया कि कितने प्रैक्टिकल रह करके आप पावर और मोरालिटी को साथ में जो है लेकर के चल सकते हो। यानी कि ही टॉक्स अबाउट ड्यूअल मोरालिटी। किसके बारे में बात करता है वो? ड्यूअल मोरालिटी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जब किसी और को मार दे, उसका मर्डर कर दे, ऑफ कोर्स वो मॉरल नहीं है। लेकिन अगर एक राज्य यानी कि एक प्रिंस अगर अपने देश के लोगों को बचाने के लिए किसी देश पे अटैक करे, वहाँ के राजा को मार दे, तो वो बिल्कुल एब्सोल्युटली मॉरल होगा। यानी कि वो कहता है कि एक मनुष्य का जो पर्सनल मोरालिटी होती है उसके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, और जो स्टेट का रूलर होता है उसके लिए मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट। इसलिए ही टॉक्स अबाउट डुअल मोरालिटी, दो तरीके की मोरालिटी। देन वर्चू एंड फॉर्चूना। तो फॉर्चूना जैसे कि हम लोग आज अच्छे टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, ही यूज्ड इन अ बैड टर्म। वो कहते हैं कि सक्सेस इन गवर्नेंस कंबाइंस स्किल एंड अडेप्टेबिलिटी, वर्च्यू एंड विद लक, फॉर्चूना। देन वी हैव रियल पॉलिटिक्स, जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से राजा को जो है किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहला है मैनिपुलेशन, यानी कि चालाकी करना। मैनिपुलेशन के साथ साथ है डिसेप्शन, यानी कि धोखाधड़ी। फॉर रूलर्स द एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो यहाँ पे ये गांधी जी के बिल्कुल अपोजिट हैं। गांधी जी ने कहा था मीन जस्टिफाई द एंड्स, यानी कि आपके अगर तौर तरीके सही होंगे तो जो भी आपका काम है, पर्पस है, वो अच्छा ही रहेगा। जबकि मैकियावेली कहता है कि डू नॉट केयर, आप किसी भी मीन्स का इस्तेमाल करो, धोखा करो, मैनिपुलेशन करो, किसी को मार दो, लेकिन अगर आपका जो एंड है वो जस्टिफाइड हो रहा है, यानी कि एंड में आप अपने लोगों को, अपने देश को बचा पाने में कामयाब हो उस मैनिपुलेशन से, उस धोखे से, तो वो सब कुछ सही मान लिया जाएगा। यानी कि एंड जस्टिफाई द मीन्स। देन वी हैव रिपब्लिकनिज्म। अब यहाँ पे मैकियावेली को लेकर के बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आखिर है क्या। तो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली मैकियावेली के अकॉर्डिंगली बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिपब्लिक।
क्योंकि वो रोमन एम्पायर को बहुत एडमायर किया करता था, रोमन रिपब्लिक को काफ़ी एडमायर किया करता था। लेकिन एक चीज़ हकीकत वो समझता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ही इज़ अ प्रैक्टिकल थिंकर, प्रैग्मेटिक थिंकर हैं वो, जो कि बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। तो वो कहता है कि एक रिपब्लिक होने के लिए सिटीजन्स का एक बहुत अच्छा एक्टिव सिटीजन होना ज़रूरी है। एक रिपब्लिक जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट को बना सकता है, एक अच्छी तरीके की डेवलपमेंट समाज को दे सकता है, स्टेट को दे सकता है, लेकिन उसके लिए उतने ही अच्छे प्रकार के सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स का होना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि फ़िलहाल मुझे ऐसी सिचुएशंस नहीं दिख रही हैं जहाँ पे कि रिपब्लिक जो है सक्सेसफुल हो सके, बिकॉज जितना वो एडमायर करता है साथ ही साथ वो उसकी खामियों से भी वाकिफ है। तो वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, मोनार्की इज द बेस्ट, यानी कि प्रिंस शुड गवर्न द स्टेट। तो वो क्या बोलता है, ही एडवोकेटेड फॉर ए मिक्स्ड गवर्नमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो रिपब्लिक को एडमायर कर रहा है जहाँ पे लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इन डिस्कोर्सेज ऑन लेवाई, ये उनकी क्या है, किताब का नाम है, ये उनकी एक बुक है। डिफरिंग फ्रॉम ऑथोरिटेरियन टोन ऑफ द रिपब्लिक। चलिए, नाउ निकोलस मैकियावेली की दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। सबसे पहली है प्रिंस, जिसमें उन्होंने अपना एक प्रैग्मेटिक अप्रोच बताया है कि किस प्रकार से जो है राजा को गवर्न करना चाहिए। देन वी हैव डिस्कोर्सेज ऑन लेवाई, जिसमें वो रिपब्लिकनिज्म एंड मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो है यहाँ पे बात करते हमें नजर आते हैं। देन वी हैव द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी बताते हैं और सिविक मिलिटरिज्म के बारे में बताते हैं। देन वी हैव, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, बट दीज थ्री आर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स। सो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंकर एंड वन ऑफ माई फेवरेट, जिसको मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, दैट इज हॉब्स। सो अगर हम हॉब्स की बात करें तो आई होप कि हॉब्स आप लोगों को बहुत हद तक आता भी होगा, क्योंकि हॉब्स का आइडिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि पीजी में मैंने हॉब्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसकी रियल जो टेक्स्ट है लेवाइथन उसको हमने पढ़ा था, सो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है हॉब्स में, क्योंकि बहुत डिटेल में एनालिसिस मैंने किया हुआ इसका। तो अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स की जो सबसे फेमस किताब है दैट इज़ लेवाइथन या लेवियाथन, आप इसको किसी भी नाम से जो है यहाँ पे पुकार सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उसने बताया है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल अथॉरिटी। अब पहले मैं इसके पीछे की आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। बेसिकली हॉब्स का जो जन्म है वो तब हुआ है जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही है, और उसका जन्म ऐसे ही सिविल वॉर के बीच में हुआ है, तो उसने बहुत सारी भयावह चीज़ों को अपने आसपास जो है एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए वो बोलता भी अपनी किताब में कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं, यानी कि हम दोनों ट्विंस हैं, है ना, मी एंड माई फियर आर ट्विंस। तो इसका मतलब है कि जब मैं पैदा हुआ मेरे साथ साथ मेरा डर भी पैदा हुआ। तो वो चाहता है कि जिस प्रकार की सिचुएशन मैंने देखी है, कि जिस प्रकार से जब मोनार्की से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में शिफ्टिंग हो रही थी इंग्लैंड में, तो किस प्रकार से उसको अपने ही देश में सिविल वॉर देखने को मिलती है, तो वो चाहता है कि इस तरीके की सिचुएशन कभी दोबारा क्रिएट ना हो। तो उसको लगता है कि सारी चीज़ों को संभालने में तब ज़्यादा बेटर कंट्रोल रहता है जब किसी एक ही पर्सन के हाथ में ज़्यादातर सारी पावर जो है दे दी जाए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी का होना। तो यही आइडिया वो अपनी किताब लेवाइथन या फिर लेवियाथन के अंदर भी जो है डिस्कस कर रहा है। अब डिस्कस क्यों कर रहा है, वो बोलता है कि मान लो जो आज आपको समाज देखने को मिल रहा है, जो राज्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, हम बात करते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में आया कैसे, है ना। तो वो कहता है कि कभी एक ऐसा स्टेट ऑफ नेचर रहा होगा जब जहाँ पे कोई किसी को रूल करने वाला नहीं था, कोई स्टेट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, ठीक है, एक प्योरली स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पे केवल जंगल वगैरह हैं और लोग बहुत ही आम और सरल तरीके का जीवन जीते हैं। तो वो कहता है कि वहाँ से स्टेट बनने तक का कंसेप्ट कैसे आया होगा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि उस स्टेट ऑफ नेचर में ना लोग बहुत ईगोइस्टिक हुए करते होंगे और सेल्फ इंटरेस्टेड होते होंगे, क्योंकि कोई भी किसी को पनिशमेंट देने वाला नहीं है, गवर्न करने वाला नहीं है। तो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी, यानी कि कोई भी किसी को मार सकता था, कभी भी कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। तो बहुत सेल्फ इंटरेस्टेड लोग थे, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते। तो बोलता है कि इसी कंडीशन को हटाने के लिए जो है धीरे धीरे करके स्टेट का कंसेप्ट आया होगा, राज्य बना होगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर उस स्टेट ऑफ नेचर में जो एनार्की थी, एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट,
तो वो कहता है कि अगर मेरे अकॉर्डिंगली उस स्टेट ऑफ नेचर से अगर आपको बाहर निकलना है और एक बेस्ट फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी क्रिएट करना है, तो मेरे अकॉर्डिंगली सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में दे देनी चाहिए, जिसका नाम होगा सोवरेन। और लेवाइथन उसकी किताब का नाम क्यों है? लेवाइथन का मतलब होता है समुद्री राक्षस, एक बहुत पावरफुल राक्षस जिसको कोई कभी हटा नहीं सकता है। तो वो बहुत बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि इस स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए जहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत केओटिक थी, बहुत वायलेंट थी और वॉल ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था। वो कहता है मनुष्य की जो लाइफ होगी वो बहुत ब्रिटिश होगी, ब्रिटिश होगी, शॉर्ट होगी, नास्टी होगी, शॉर्ट होगी, नास्टी होगी, है ना। तो इस प्रकार से निकलने के लिए लोगों ने अब क्या किया होगा? लोगों ने क्या होगा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे वो डिसाइड करेंगे एक पर्सन होगा जिसको हम अपनी सारी पावर जो है दे देंगे और बदले में वो हमें क्या देगा? सिक्योरिटी देगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय ना हो और जस्टिस क्रिएट होता रहे। तो यानी कि इंडिविजुअल कंसेंट से, अपनी मर्जी से सारे के सारे राइट्स और फ्रीडम उसको सरेंडर कर देंगे, ताकि वो सिक्योरिटी दे दे उनको, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, वॉर जैसे सिचुएशंस को वो क्रिएट ना कर सके। तो लेवाइथन का इकलौता काम क्या होगा? पीस बिल्डिंग का, पीस क्रिएट करना। तो वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य का जो लाइफ था वो था सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। शॉर्ट क्यों? क्योंकि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, कभी भी कोई भी किसी को आपस में मार सकता है। तो बचने के लिए दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने एक सोवरेन बनाया। साथ ही साथ वो बोलता है कि ये जो सोवरेन होगा ना, ये जो सोवरेन होगा, इसकी जो पावर्स होंगी वो होंगी अनलिमिटेड। क्या होंगी पावर्स इसकी? अनलिमिटेड होंगी। साथ ही साथ सोवरेन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार आपने अपनी सारी राइट्स उसको दे दी अपने आप को गवर्न करने के लिए, देन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। केवल एक एक्सट्रीम कंडीशन में आप उसको हटा सकते हो, जब वो पीस या सिक्योरिटी इंश्योर ना कर पाए, क्योंकि इसी एम के लिए उसको बनाया गया है। तो अगर वो आपको सिक्योरिटी ना दे पाए, केवल इस एक्सट्रीम कंडीशन में लेवाइथन को चेंज किया जाएगा। अदरवाइज देयर इज नो अदर क्राइटेरिया, बेंचमार्क, जिस पे भी सोवरेन को कभी हटाया जा सके या चैलेंज किया जा सके। Now these are the most important books, जिसमें कि लेवाइथन is the most important, डिसेव, डेकोपे, और these three are the most important books by Hobbes। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थिंकर की तरफ, एंड नेक्स्ट थिंकर here we have is जॉन लॉक। तो जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर, जो कि लिबर्टी, फ्रीडम पे काफ़ी फोकस देते हैं, जो कि आज के समय में ज़माने में हमें देखने को मिलती है ना। तो फादर ऑफ लिबरलिज्म भी इनको कहा जाता है, बिकॉज ये एक खुले समाज की बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम्स होनी चाहिए, लिबर्टीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ वो फोकस करते हैं नेचुरल राइट्स पे। तो अभी हमने हॉब्स के थिंकिंग में स्टेट ऑफ नेचर की बात करी थी, जहाँ पे वो मनुष्य का लाइफ बहुत ब्रिटिश, शॉर्ट, पुअर, नास्टी बताता है। तो वहीं पे जॉन लॉक एकदम विपरीत बताता है। वो कहता है कि मनुष्य बहुत सरल रहा होगा, पीसफुल इंसान रहा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करता होगा, लेकिन उसके पास 3 इम्पॉर्टेंट राइट्स हमेशा से मौजूद थे, जिनको वो नेचुरल राइट्स के नाम से पुकारते हैं। एंड दीज नेचुरल राइट्स आर इनएविटेबल, यानी कि ये हर किसी के पास है, जो भी इंसान जो है समाज का हिस्सा है, उस सभी के पास ये नेचुरल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। कौन कौन से हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नाउ दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स, जो कि हर किसी के पास मौजूद थे। तो वो कहता है कि फिर क्यों लोगों को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, अगर लोग बहुत शांति से रह रहे थे। तो वो कहता है कि धीरे धीरे, जब जैसे मान लो कि मैं चावल उगाना हम लोगों ने शुरू किया, फिर एक पर्टिकुलर चीज़ जगह पे मैंने चावल उगाया, और फिर मुझे लगा कि यार इस एरिया पे अगर मैं उगा रही हूँ तो ये एरिया शुड बी माइन, है ना, ये एरिया मेरा होना चाहिए। सो धीरे 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 करके प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, जहाँ पे लोगों ने छोटी छोटी जगहों को अपना पुकारना शुरू किया। अब जब लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, तो ऑब्वियसली उनको दूसरों से डर भी था कि अब वो उनकी प्रॉपर्टी पे या तो हमला ना कर दें या तो उसको छीन ना लें। तो यानी कि वो कहता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आना शुरू होता है, लोग ज़्यादा सिविलाइज होना शुरू होते हैं, लोगों के अंतर्गत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, और उसी इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए सभी लोगों ने मिल करके किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
और सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई थर्ड पर्सन नहीं था जिसको उन्होंने अपनी पावर दी, अपने में से ही एक पर्टिकुलर पर्सन को उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए पावर को इंश्योर किया और बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका टास्क क्या होने वाला है, इन तीनों राइट्स, पीस, सिक्योरिटी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो वो कहता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और सोशल गवर्नमेंट के थ्रू जो सरकार बनी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होने वाला है, इन राइट्स और अथॉरिटी को बचा करके रखना। और अगर वो इन तीनों राइट्स को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, देन इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है सरकार को बदला भी जा सकता है। यानी कि हॉब्स की तरह लॉक की जो सरकार है उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं है, अनचैलेंजेबल नहीं है। लॉक के गवर्नमेंट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, इसीलिए आप उनको बदल भी सकते हो अगर वो आपको सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो। चलिए, उसके बाद वो एक नया कंसेप्ट देता है टैबुला रसा। टैबुला रसा का मतलब होता है कंप्लीट स्लेट। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी स्लेट देखी होगी ना, स्लेटी, जिस पे चौक से लिखते थे। तो जब तक आप उस पर लिखते नहीं हो वो खाली होती है, ब्लैंक होती है। तो इसलिए जॉन लॉक भी कहता है कि जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसका जो दिमाग होता है वो टैबुला रसा होता है, यानी कि एक ब्लैंक स्लेट होता है। और जितना भी कुछ वो अपने जीवन में सीखता है वो सब कुछ इसी लाइफ से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है। The mind is a blank slate by birth and shaped entirely by the experiences, जिसमें हमने अभी empiricism की बात करी थी, that means sensory experiences। और लिमिटेड गवर्नमेंट मैंने आपको बता दी कि पावर्स उसकी अनलिमिटेड नहीं है। अगर वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को सिक्योर नहीं करवा पा रहा है तो लोग उसको चेंज कर सकते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि हर प्रकार के रिलीजन के लोग आपस में साथ में रह सकते हैं, जिस प्रकार का मॉडर्न सेकुलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्ष समाज आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो थोड़ा सा बीच में बता दूं कि आप सभी को जो भी नोट्स वगैरह हैं या आप लोगों को हमारी ऐप की कम्युनिटी में मिलेंगे। तो आपको अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे नीचे कम्युनिटी लिखा होता है, कम्युनिटी पे आप सर्च करोगे पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम। क्या सर्च करोगे, पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे आसान तरीका अगर बता दूँ तो वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लिंक जो है कम्युनिटी को ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स का भी लिंक है, कोर्स परचेज करने वहीं से कर सकते हो, बट यू नीड टू यूज़ माय कोड विच इज़ स्वाति30, है ना। और कोर्स के लिंक भी, हर जितने भी कोर्स अब तक चल रहे हैं सबके लिंक है। साथ ही साथ मेरी कम्युनिटी जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे वो आप लिंक से शेयर मतलब ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स बाय जॉन लॉक। ट्रू क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, an essay concerning human understanding, a letter concerning toleration, and some thoughts concerning education। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी रिसेंटली हमारा अक्टूबर बैच चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं अभी आपको रिवीजन के तौर पे करवा रही हूँ, लेकिन अगर आपको इनको डिटेल में समझना है, पढ़ना है और भी सारी यूनिट्स, वो वाले टॉपिक भी मैं आपको करवा रही हूँ जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में अराउंड 57 टॉपिक्स हैं, अराउंड 57, बट वी आर गोइंग टू कवर 100+ टॉपिक्स, 100+ से ज़्यादा विद क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बैच में करवाती हूँ, जिसमें आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, जो भी आपको पढ़ना है सारी टेबल बना के आपको दूंगी, ठीक है। बट यू नीड टू यूज़ माई कोड स्वाति30 टू एनरोल इन द बैच। और अगर आप चाहें तो महापैक में भी आ सकते हैं। महापैक में आपको जो पूरे कोर्स की वैलिडिटी है वो 2 साल तक होगी, मतलब नीम 2.2 की एडमिशन तक होगी। महापैक में जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं एक्स्ट्रा, महापैक में आपको महापैक में मॉक टेस्ट का आपको पूरा एक सेट मिलता है। अड्डा के द्वारा प्रिपेयर की हुई स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की नोट्स की बुक मिलती है। प्रीवियस बैचेस, करंट बैचेस, अपकमिंग बैचेस, हर किसी का एक्सेस मिलेगा पूरे 2 ईयर्स के लिए, पूरे 2 साल के लिए। और दोनों के प्राइस में बहुत ही कम डिफरेंस है, 500-1000 का कुछ डिफरेंस है। तो आप महापैक ले तो इट्स मोर बेटर। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जितना भी प्राइस वहाँ पे शो कर रहा होगा, जब आप बाय नाउ पे जाकर के मेरा कोड टाइप करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कैसे, उसके बाद हम आगे के थिंकर्स करते हैं। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको फटाफट से कि कैसे एनरोल करना होता है। आप जब हमारी अड्डा की ऐप में जाओगे, अड्डा की ऐप में ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर मुझे अलग से मेल करते हैं कि मैम मिल नहीं रहा है, स्वीटी पीजी में जाओगे, दिस इज द पॉलिटिकल साइंस। सो ये हमारा नीव 2.0, ये है आपका महापैक।
नीव 2.0 पे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरा कोड लगाओगे, प्राइस और भी कम हो जाएगा, ठीक है। स्वाति 30, तो इतना ड्रॉप होने वाला है जितना पहले कभी नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएंगे, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम महापैक पे जाते हैं तो महापैक में भी बाय नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। आप टाइप करेंगे स्वाति 30, तो आपका प्राइस इसका भी इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इतने कम डिफरेंस से आपको पूरा का पूरा कोर्स, हर एक कोर्स, केवल एक कोर्स नहीं, जितने भी अपकमिंग कोर्स आएंगे सबकी वैलिडिटी 2 साल के लिए आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। चलिए, सो जिनको भी एनरोल करना हो बेटा, यू कैन यूज माई कोड। एक सेकेंड, चलिए तो हम आगे बात कर लेते हैं अपने और भी थिंकर्स की। साथ ही साथ उसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि अब बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग कमाई भी कर सकते हो। तो अड्डा आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर के आया है जो कि और कोई आपको नहीं दे रहा है, दैट इज़ रेफर एंड अर्न। यानी कि अगर आप कोर्स के साथ साथ आपका फ्रेंड भी कोर्स लेता है और अगर आप उसको लिंक शेयर करोगे कोर्स का, और अगर वो उस लिंक पे जा करके तब कोर्स को परचेज करता है मेरा कोड लगा करके, तो आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्त का भी फायदा होगा। कितना फायदा होगा उसका लिस्ट मैं आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस में दिखा दूंगी। मान लो कि हमारा कोर्स 7-8 हज़ार का है, तो 1000 रुपये आपके बैंक बैलेंस में आ जाएंगे, आप उनको विड्रॉ कर सकते हो, और 700-800 का और ज़्यादा डिस्काउंट आपके दोस्त को मिल जाएगा। तो सोचो कोर्स आपको कितना सस्ता पड़ेगा, और जितनी बार रेफर करोगे उतनी बार पैसा, यानी कि पढ़ो भी और साथ में कमाओ भी। तो चाहो तो आप अपनी पूरी फीस जो यहाँ पे लगाओगे अपने दोस्तों को रेफर करके भी निकलवा सकते हो। सो रेफर एंड अर्न बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है, मुझे तो भैया बहुत अच्छा लगा है। चलिए, साथ ही साथ आप टेस्ट प्राइम को भी ले सकते हो, जिसमें कि आपको 500 प्लस एग्जाम्स का प्रिपरेशन का एक्सेस मिलेगा। सेम तरीके से आपको जो है मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ अभी क्लास के कि किस प्रकार से आपको जाना है। 200-300 कुछ का है, लेकिन आपको एक साल में हर एक एग्जाम का मुफ्त टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सेम तरीके से मेरा कोड लगाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर विच इज़ रूसो। तो रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो ना साइंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। साइंस यानी कि सिविलाइजेशन को पसंद नहीं करता, मॉडर्नाइजेशन को पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि जितनी ज़्यादा तरक्की समाज में हो रही है उतना ही ज़्यादा ना लोग लालची बनते जा रहे हैं, उनकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, ग्रीड्स बढ़ती जा रही हैं, लालच बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक ऐसे भी लिखा था साइंस की बून बेन के ऊपर, फ़ायदे नुकसान के ऊपर, जिसमें ही गॉट द फर्स्ट प्राइज़, और उन्होंने नुकसान बताए थे ऑब्वियसली। चलिए, तो अभी तक हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स में से 2 की बात कर ली है, हॉब्स एंड लॉक। करेंटली वी आर गोइंग टू कवर रूसो। तो रूसो बोलते हैं कि ह्यूमंस वर फ्री, इक्वल, हैप्पी। कहाँ पे? स्टेट ऑफ नेचर में। कहाँ पे? स्टेट ऑफ नेचर में। तो अभी हमने बात करी थी कि हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, लॉक के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। तो वो भी कहता है कि शुरुआती दौर में मनुष्य वॉज लाइक नोबल सैवेज। क्या था मनुष्य? एक नोबल सैवेज था। नोबल सैवेज का मतलब क्या है? एक ऐसा मनुष्य जो कि ब्लिसफुल अपना जीवन जी रहा था, मस्त खा पी के मौज कर रहा था। लेकिन ये जो धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई है ना, उसने मनुष्य को करप्ट कर दिया है। मनुष्य की जो भोली सी भावना थी, अंदर से भोली सी सोल थी ना, उसको करप्ट कर दिया, उसको लालची बना दिया, जिसकी वजह से सब ये सारी चीज़ें, छीना छानी और करप्शन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता है कि सिविलाइजेशन ने ह्यूमन को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, तो वो कहता है इनइक्वालिटी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है नेचुरल और एक होती है मोरल। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है? मोटा, पतला, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, बच्चा, है ना। तो यानी कि जैसे कि आपकी हाइट हो गई, है ना, आपका वेट हो गया, आपका कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी नेचुरल चीज़, आपका स्किन कलर हो गया, स्किन टोन, दीज आर दी नेचुरल थिंग्स जो कि आपके हाथ में नहीं है। मॉरल क्या होती है? जैसे कि बेस्ड ऑन मनी। तो जो अमीर और गरीब की खाई आज आप लोगों को देखने को मिल रही है, दैट इज अ मोरल इनइक्वालिटी। तो वो कहता है यू कैन नॉट करेक्ट द नेचुरल वन।
आप नेचुरल इनइक्वालिटी को कभी करेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मॉरल इनइक्वालिटी को करेक्ट कर सकते हो। सो इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, बट यू कैन करेक्ट दिस वन। तो इसलिए वो कहता है आप इसको करेक्ट करिए। और सिविलाइजेशन की वजह से ये वाली इनइक्वालिटी जो है क्रिएट हुई है, जो कि पहले स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। वो कहता है कि मनुष्य की जो सिविल सोसाइटी है उसको रूल कैसे किया जाए। हमने अभी जॉन लॉक के बारे में पढ़ा, हॉब्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रूसो के अकॉर्डिंग। तो रूसो कहता है ना कि मनुष्य में ना दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। क्या होती हैं? दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। एक बार हम उसको देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी। वो कहता है कि जो विल है, एक होती है रियल और एक होती है भैया एक्चुअल। ठीक है, जो रियल होती है वो बात करती है भैया कॉमन गुड के बारे में। क्या बात करती है? वो कॉमन गुड के बारे में बात करती है। लेकिन जो एक्चुअल होती है ना, वो होती है आपकी सेल्फ इंटरेस्टेड। क्या होती है? आपकी सेल्फ इंटरेस्टेड होती है। तो वो कहता है हर एक मनुष्य में दो प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती है। एक होती है जिसमें आप समाज का भला चाहते हो, हर किसी का भला चाहते हो। एक होती है सेल्फ इंटरेस्टेड, जिसमें केवल आप अपने बारे में सोचते हो। तो वो कहता है कि अगर पूरी सोसाइटी के हर एक मनुष्य बीइंग अपनी रियल विल की बात सुनने लगे तो समाज का भला किया जा सकता है। यानी कि वो कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल विल इज इक्वल टू जनरल विल। वो कहता है कि जब हर कोई अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेगा तो उन सारी विल के कलेक्शंस को हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? जनरल विल के नाम से बुलाएंगे। और जो सोसाइटी होगी वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न करेगी? जनरल विल के अकॉर्डिंगली गवर्न करेगी। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अभी तक समझ में आई हैं। तो वो कहता है कि जनरल विल क्या है भाई? जनरल विल के अकॉर्डिंगली ये एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है जिसमें आप कम्युनिटी के बारे में सोचते हो, जबकि अपने डिजायर्स को आप पीछे छोड़ देते हो। साथ ही साथ क्रिटिक का सिविलाइजेशन हमने कर लिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई कि वो कहता है कि क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन गुड की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ एक आधे इंसान ऐसे भी हों जो कि सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहें और सबका भला ना चाहें। तो वो कहता है कि मनुष्य कैन बी फोर्स टू फ्री, ह्यूमन कैन बी फोर्स टू फ्री, यानी कि ऐसे मनुष्य हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, आप उनको फोर्स कर सकते हो फ्री होने के लिए, यानी कि आप उनको फोर्स कर सकते हो अपनी जनरल विल के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए, बिकॉज ये सबकी कलेक्टिव विल है और सबका होना इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर दी सोसाइटी। चलिए आगे चले। आगे वो बात करता है एजुकेशन की। तो जो उसकी किताब है ना एमाइल, उसमें वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बायस्ड नज़र आता है। वो कहता है कि एजुकेशन शुड नॉट बी इक्वल फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। वो कहता है कि फीमेल को सिखाइए कि आपको अपने पति को इम्प्रेस कैसे करना है, हाउ टू बी अ गुड डॉटर, हाउ टू बी अ गुड वाइफ। और मनुष्य को सिखाइए, मेल को सिखाइए कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन कैसे बनना है, एक पावरफुल मैन आपको कैसे दिखना है। जिसको लेकर के मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, किसने? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उनको काफी ज्यादा क्रिटिक भी किया है। किसको क्रिटिक किया है? रूसो को क्रिटिक किया है। क्यों क्रिटिक किया है? क्योंकि वो जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल के एजुकेशन में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वैसे ही फेवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्योंकि यहाँ पे वो जनरल विल की बात कर रहा है, यानी कि वो कहता है कि जो सोवरेनिटी होती है वो मनुष्य कभी भी किसी और के हाथ में कैसे सौंप सकता है, मनुष्य खुद को खुद गवर्न करना चाहिए। इसलिए ही टॉक अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें कि पीपल विल बी डायरेक्टिंग सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द जनरल विल। तो ही अपोज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोगों को लगता है कि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बुरी तरीके से धोखा है। क्रिटिक ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो कहता है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया है, जिससे कि मोरल इनइक्वालिटी, जिसको हम कन्वेंशनल के नाम से भी बुलाते हैं, ये जो मैंने आपको सिखाई थी ना अभी इनइक्वालिटी, इसमें मोरल के साथ साथ हम इसको कन्वेंशनल भी बुलाते हैं, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी।
तो वो कहता है कि ये जो दोनों हैं ये प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के राइज होने की वजह से ही आई हैं। चलिए, नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एंड कन्फेशंस। चलिए नेक्स्ट थिंकर की बात करें। सो द नेक्स्ट थिंकर हियर वी हैव इज J.S. मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल लिबर्टी के बहुत बड़े चैंपियन हैं, साथ ही साथ यूटिलिटेरियनिज्म जिसको हम उपयोगितावाद के नाम से बुलाते हैं उसको क्रिटिक करते हैं और इंडिविजुअल राइट्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना फोकस रखते हैं और बात करते हैं लिमिट्स ऑफ द स्टेट पावर। तो एक एक करके बात करते हैं पहले, है ना। पहले हम किसकी बात करें, पहले हम बात करें लिबर्टी की। तो ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ लिबर्टी, J.S. मिल को चैम्पियन ऑफ लिबर्टी के नाम से भी बुलाते हैं, जिसमें वो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल इन सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है लोगों को फ्रीडम दिलवाना, ये बात करते हैं। देन हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल में वो क्या बोलता है कि जो एक्शंस होते हैं ना, ही सेज कि जो एक्शंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं वो होता है, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग और एक एक्शन आपका होता है अदर्स रिगार्डिंग। तो वो कहता है कि मनुष्य के जो एक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा होता है अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग जिससे कि आप केवल अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हो, अदर्स रिगार्डिंग जिससे कि आप किसी और को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। अब मैं हमेशा से, मेरे फेवरेट एक एग्जाम्पल है, मैं उसी की बात करती हूँ, है टल्ली इंसान, पिए हुए, है ना, क्या बोलते हैं उनको, टल्ली, मैं तो टल्ली बोलती हूँ, है ना, तो आप भी मुझे लगता है टल्ली बोलते होंगे। तो वो बोल रहा है कि मान लो एक टल्ली इंसान है ना, अब वो अपने घर पे जाकर के पीने के बाद अपने बच्चों को परेशान कर रहा है, अपनी वाइफ को परेशान कर रहा है, अपने माँ बाप को परेशान कर रहा है। तो ऐसे में उसका एक्शन कैसा हुआ, अदर्स रिगार्डिंग हुआ, यानी कि ऐसे में उसकी लिबर्टी को रोका जा सकता है, उसके पीने को रोका जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान अकेले में पी रहा है, खुश है, किसी को दुख पहुंचा नहीं रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उसका एक्शन किस में आएगा, सेल्फ रिगार्डिंग में आएगा। तो यानी कि जब उसका एक्शन किसी और को प्रभावित करे, केवल उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आप उसकी लिबर्टी को लिमिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लिबर्टी को लिमिट कर सकते हो, लेकिन जो अदर सेल्फ रिगार्डिंग वाला एक्शन था उसमें कैन नॉट लिमिट लिबर्टी, कांट लिमिट लिबर्टी, इसमें आप इसके लिबर्टी को रोक नहीं सकते, उसमें आप उसको रोक सकते हो। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। तो हमने बहुत पहले जो है बेंथम के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है और मैंने आपको J.S. मिल की जब क्लास करवाई थी यूट्यूब पे, तब मैंने आपको बहुत डिटेल में उपयोगितावाद बताया। तो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख। तो यूटिलिटेरियनिज्म बात करता है कि किसी भी एक्शन में अगर ज़्यादातर लोग आपस में खुश हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों की भलाई हो रही है उस एक्शन से, तो वो एक्शन जस्ट कहलाएगा। इसमें जो है हमने बेंथम हमेशा एग्जाम्पल भी लिया है मैंने आपको, है ना, बेंथम का एग्जाम्पल मैंने आपको हमेशा करवाया है कि बेंथम क्या बोलते हैं कि मान लो एक ट्रेन आ रही है, क्या आ रही है, एक ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन के पास ना आगे जाकर के दो रास्ते हैं, ट्रेन के पास आगे जाकर के दो रास्ते हैं, एक है रास्ता नंबर ए, एक है रास्ता नंबर बी। रास्ता नंबर बी पे खड़ा है एक इंसान और रास्ता नंबर एक ए पे खड़े हैं भैया ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो कहता है कि भाई सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि ट्रेन का जो ब्रेक है वो फेल हो गया। अब वो कह रहे हैं बताओ भैया किसकी पटरी को वो चुनेगा, कोई ये मत बोलना चैन खींच देगा, यहाँ पे वो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं जो कि बेंथम का एग्जाम्पल है। तो वो कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल, द ट्रेन विल चूज पाथ नंबर ए। क्यों चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है, यहाँ पे ज्यादा लोगों की भलाई हो रही है, वहां पे कम की भलाई हो रही है। तो इसी को कौन क्रिटिक करेंगे, यहाँ पे हमारे J.S. मिल क्रिटिक कर रहे हैं। तो वो बोलता है आपने यहाँ पे केवल क्या चीज फोकस करी थी, क्वांटिटी फोकस करी थी, क्वांटिटी फोकस करी थी, जबकि यू कैन नॉट टेक समवंस लाइफ, क्योंकि उसकी लिबर्टी, उसकी लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जितनी इन लोगों की है।
साथ ही साथ बेंथम ने कहा कि किसी की खुशी को नापा जा सकता है बाय फेलिसिफिक कैलकुलेशन। किसके थ्रू? बाय फेलिसिफिक कैलकुलेशंस। तो वो कहते हैं फेलिसिफिक कैलकुलेशन जिसमें कि 7 पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे किसी की हैप्पीनेस को नापा जा सकता है। जैसे कि उसने कहा कि एक बड़ा बच्चा जो कि एक साहित्य को पढ़ता है और एक छोटा बच्चा जो कि पुष्पिन खेल रहा है, जिसको यहाँ पे छुपन छुपाई भी बुलाते हैं, हाइड एंड सीक, तो दोनों से मिलने वाला प्लेजर विल बी सेम। जबकि जेएस मिल यहाँ पे उनको क्रिटिक कर रहे हैं बिकॉज बेंथम इज ओनली फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, जबकि जेएस मिल कह रहे हैं यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। सो बस यही चीज़ है। और जेएस मिल कभी स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने होम स्कूलिंग करी है। तो जेएस मिल के जो पापा थे जेम्स मिल, उन्होंने और बेंथम जो उनके दोस्त थे, पापा के दोस्त, उन दोनों ने मिलकर के जेएस मिल की पूरी पढ़ाई करवाई है। तो वैसे वो बेंथम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बेंथम के यूटिलिटेरिज्म आइडिया को वो करेक्ट करते हैं, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की बात करते हैं। चलिए, साथ ही टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। उनकी जो वाइफ है जेएस मिल की, हैरियट टेलर, तो हैरियट टेलर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है उनकी लाइफ पे, और उसी के रिलेटेड वो बात करते हैं कि किस प्रकार से विमेन को सबऑर्डिनेट बनाने की कोशिश समाज करता है। तो वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है किस किताब में? द सब्जेक्शन ऑफ विमेन में। देन वी हैव इंडिविजुअलिटी, जिसमें हमने ऑलरेडी बात करी है कि वो लिबर्टी की बात करता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो इंडिविजुअल लिबर्टी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो जेएस मिल टॉक्स अबाउट कि किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, एक प्रतिनिधित्व सरकार होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि सब लोगों को सेम तरीके से वोट होता है, लेकिन वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव सरकार में अगर आपने सबको वोट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? टायरनी ऑफ मेजॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का जो थिंकिंग स्किल होता है, रैशनैलिटी होती है, वो सेम लेवल की नहीं होती। इसीलिए वो कहता है कि जो लोग वोट वैल्यू की वो बात करता है कि हर किसी की वोट वैल्यू ना अलग अलग होगी। जो लोग एजुकेटेड होंगे उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और बाकी लोगों की कम होगी, जिससे कि आप टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को जो है होने से बचा सको। इसको वो बुला रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेम वही बात है कि वो लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स। दिस इज ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, सब्जेक्शन ऑफ द विमेन, सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव कार्ल मार्क्स। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता भी होगा, और मैंने एक बहुत डिटेल्ड क्लास कार्ल मार्क्स की यूट्यूब पे भी ले रखी है, और अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है विद सारी चीज़ें नोट्स वगैरह तो फिर आपको बैच में आना पड़ेगा। बट ऑलरेडी मैंने कार्ल मार्क्स का बहुत अच्छा सेशन यूट्यूब पर भी ले रखा है, तो उसको भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत बड़े थिंकर हैं, इनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि इतने शॉर्ट में बता पाने इज़ नॉट पॉसिबल, बट वी आर हेयर फॉर रिविजन, तो काफ़ी हद तक मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश फिर भी करूँगी, ठीक है। चलिए, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वो बात करते हैं दैट इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और उनके जो फ्रेंड हैं उनके साथ उन्होंने को ऑथर करी है अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि वो सबसे ज़्यादा क्रिटिक करते हैं पूंजीवाद का, यानी कि कैपिटलिज्म का। तो सबसे पहली बात जो वो कर रहे हैं दैट इज़ द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। वो कहते हैं कि जो विश्व में, मतलब वैसे वो हेगल को क्रिटिक यहाँ पे कर रहे हैं। हीगल का जो आइडिया था वो आइडियाज़ पे बहुत फोकस रखता था, और वो कहता था कि आपके जो आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, वो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो वो आइडिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। आइडियाज़ जब बदलते हैं तब विश्व में जो है, संसार में परिवर्तन आते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता है हीगल को यहाँ पे क्रिटिक करते हुए कि हीगल इज़ रॉन्ग, और वो कहता है कि इट इज़ नॉट आइडिया, इट इज़ दी मटेरियल थिंग्स। जब मटेरियल थिंग्स या फिर टूल ऑफ प्रोडक्शंस में जो है बदलाव आता है तब समाज में बदलाव आता है। अब कैसे आता है ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक डायग्राम। तो वो कहता है कि जब शुरुआत में कम्युनिटिव कम्युनिज्म था, क्या था कम्युनिटिव कम्युनिज्म, यानी कि जब शुरुआती दौर में मनुष्य एकदम जीवन बहुत नॉर्मल तरीके से जीता था,
लेकिन जब धीरे धीरे उसने टूल्स को जो है डेवलप करना शुरू किया, मतलब जैसे पत्थर वगैरह से औजार बनाने शुरू करे, सो धीरे धीरे उसने अपने कुछ कुछ घर भी बनाने शुरू करे, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट आया। अब धीरे धीरे जब टूल्स में बदलाव आया है तो सोसाइटी कैसे बदली है? सोसाइटी एक नेक्स्ट स्टेज में चली गई है जहाँ पे एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे स्लेव्स आने शुरू हो गए, स्लेव के ऑनर्स आने शुरू हो गए, यानी कि एक नया चरण आ गया हिस्ट्री का, एक नया चरण आ गया इतिहास का। अब धीरे धीरे वहाँ पर भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है इस्टेब्लिश होना शुरू होता है, हाई लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू होती है, उसके टूल्स में जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। तो आती है थर्ड टाइप का समाज, यानी कि थर्ड टाइप के स्टेज में हम एंटर कर चुके हैं जहाँ पे कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो पहले स्लेवरी चला करती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है लॉर्ड सर्व्स को रखते हैं। सर्व्स आर काइंड ऑफ अ स्लेव की तरह, जिनको पैसे वगैरह दिए जाते हैं अपना नौकर बनाने के लिए, और वो उनके खेतों पे पूरा काम करते हैं उनकी जगह। उसके बाद जब और प्रोडक्शंस में जो है बदलाव आया, सोसाइटी में बदलाव आया, तो धीरे धीरे सोसाइटी एक नए चरण में पहुंच गई जहां पे आया पूंजीवाद, यानी कि कैपिटलिज्म, जहां पे जो लोग थे उनको पेमेंट मिलती थी काम करने के लिए, लेकिन जो ऑनर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे वर्कर्स का, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और सारा प्रॉफिट खुद खा जाते थे। तो दैट इज़ कैपिटलिज्म, जो कि अभी चल रहा है, जिस समय कार्ल मार्क्स क्रिटिक कर रहा है। अब वो कहता है कि कैपिटलिज्म को हटाने के लिए जो पांचवा चरण आएगा वो आएगा सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद, क्योंकि वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली कम्युनिज्म का मतलब क्या है, मेरे अकॉर्डिंगली साम्यवाद का मतलब क्या है, एक स्टेटलेस सोसाइटी, एक स्टेटलेस सोसाइटी जहाँ पे क्या होगा, नो क्लासेस। नो क्लासेस का मतलब हमने अभी अभी पढ़ा कि कैपिटलिज्म आ चुका है, कैपिटलिज्म तो ऑलरेडी चल रहा है। वो कहता है कैपिटलिज्म में दो क्लासेस हैं, एक है हैव और दूसरी है हैव नॉट। ठीक है, हैव का मतलब जो कि ऑनर्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, और हैव नॉट का मतलब क्या है, जो कि वर्किंग क्लास है, वर्कर्स हैं। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि दोनों प्रकार के वर्गों को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों वर्ग किस लिए बन रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी से। आप कैसे मानते हो कि कोई अमीर है? जब उसके महंगे कपड़े दिखते, महंगा घर दिखता। तो वो कहता है कि जब आप इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंसेप्ट को खत्म कर दोगे तो नो क्लास का कंसेप्ट आ जाएगा, साथ ही साथ नो स्टेट, क्योंकि लोग समझते हैं कि स्टेट उनके लिए काम कर रहा है, बट स्टेट वर्क फॉर दी बिजनेस ऑनर्स, उनके अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी को बनाता है जितना उनको फायदा हो। तो वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें कर पाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको पहले अपनाना होगा सोशलिज्म, जहाँ पे जो पावर होगी स्टेट के हाथ में आएगी, और स्टेट जो है रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली इक्वल तरीके से डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली जब आप धीरे धीरे सोसाइटी को और बदलोगे, देन अल्टीमेट आपका एम क्या होना चाहिए, सिक्स स्टेज, दैट मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिस्ट स्टेट, जहाँ पे नो क्लास होगा एंड नो स्टेट होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एलिनेशन की। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात कर ली। एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। जैसे आप देखते हो ना कि किसी कुम्हार को आप देखते हो, तो कुम्हार की खुद की मिट्टी होती है, खुद का पानी होता है, खुद की मशीन होती है जिसपे वो ऐसे गोल गोल घुमा के, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसी से वो अपने मटके बनाते हैं और फ्लावर्स के जो वास होते हैं उसको बनाते हैं, खुद बेचता है, खुद अर्निंग करता है ना। तो वहाँ पे ना उसका पूरे प्रोसेस से एक लगाव है कि ये जो वास मैंने बनाया है ना, इसमें मेरी मेहनत है, ये जो गमला मैंने बनाया है ना, इसमें मेरी मेहनत है, ये जो मटका मैंने बनाया ना जिससे वो पानी पिएगा, इसमें मेरी मेहनत है। तो वहाँ पे लगाव है उसका अपने काम से। लेकिन वो कहता है कि वर्कर्स का क्या होता है ना, जैसे मान लो एक शर्ट की फैक्ट्री है, वहाँ पे बटन लगाने का काम किसी का है, तो वो पूरे दिन बटन ही लगाता है, वो कुछ काम नहीं करता। तो उसको पता ही नहीं है कि कटिंग कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है, वो आगे जाके कितने की बिक रही है, उसको कौन पहन रहा है, कितने प्राइस पे बिक रही है। तो उसलिए ना उसका जो अपने वर्क से है ना एलिनेशन हो चुका है, यानी कि वो अपनी लेबर से, अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल अलगाव फील करता है, एलिनेटेड फील करता है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटलिज्म क्रिटिक, हमने ऑलरेडी बात कर ली, एंड कम्युनिज्म की भी ऑलरेडी बात कर ली है, दैट इट विल बी अ क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पे हैव एंड हैव नॉट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा, और प्रॉपर्टी जो है वो कलेक्टिवली ओन की जाएगी, जहाँ पे ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड वाला प्रिंसिपल अपनाया जाएगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। चलिए सरप्लस वैल्यू क्या होता है कि मान लो कि वर्कर जो काम कर रहे हैं उसमें कॉस्टिंग आई है 100 रुपये, है ना, और वर्कर को मिल रहा है उसमें से 10 रुपया बटन लगाने का, ठीक है। अब अल्टीमेटली वो ब्रांड का टैग लगा करके मार्केट में जा करके वो 2000-3000 रुपये की एक शर्ट बिक रही है।
तो ऐसे में वो जो ऊपर का सारा प्रॉफिट हो गया वो क्या कहलाएगी, सरप्लस वैल्यू कहलाएगी, जो कि कौन खा जाता है, ऑनर्स खा जाते हैं। कौन खा जाता है, ऑनर्स खा जाते हैं, यानी कि वो वर्कर्स को काफ़ी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट यहाँ पे कर रहे हैं। देन रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म वो कहता है कि साम्यवाद को लेकर क्या पाना विल नॉट बी वेरी इजी, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करनी पड़ेगी क्रांति, रेवोल्यूशन। आप लोगों को क्रांति का इस्तेमाल करके कैपिटलिज्म यानी फिर पूंजीवादी समाज को बदलने की ज़रूरत है। क्लास स्ट्रगल जो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री जो है हर एक हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री के जो भी चरण अभी तक हमने देखे थे, हर एक चरण में कोई ना कोई दो प्रकार की क्लासेस हमेशा एग्जिस्ट किया करती थी। कैसे, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लॉर्ड एंड सर्फ है, यहाँ पे ऑनर एंड स्लेव है, यहाँ पे वर्कर एंड ऑनर है। तो वो कह रहा है कि हर एक स्टेज में ना दो प्रकार की क्लास हमेशा से एग्जिस्ट करती आई हैं। चलिए, now these are the important books by the Karl Marx: Communist Manifesto, Das Kapital, The German Ideology and Critique of the Gotha Program. चलिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंकर वी हैव जॉन रॉल्स। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे करवा दे रही हूँ, एक पूरी यूनिट करवा दे रही हूँ। चलिए, तो जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, रिटन इन 1971, जहाँ पे वो अपनी जस्टिस की बात कर रहे हैं कि न्याय सोसाइटी में कैसे लाया जा सकता है। तो बेसिकली वो बोलता है कि जस्टिस का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ बराबर बांट दो, दैट इज़ नॉट जस्टिस। जस्टिस इज़ फेयरनेस, यानी कि अगर कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में, अगर उसको प्रथम पोजीशन मिल रही है, ट्रॉफी मिल रही है, दैट इज़ फेयर। ऐसा नहीं कि सबको ट्रॉफी बांट दो। तो जस्टिस इज़ फेयरनेस, अगर अपनी मेरिट पे कोई कुछ कमा रहा है तो उसको वो मिलना चाहिए। देन ही टॉक अबाउट ओरिजिनल पोजीशन। नाउ ये मैंने पहले भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, एक बार फिर बता देते हैं। बेसिकली ही टॉक अबाउट ओरिजिनल पोजीशन के बारे में। वो कहता है कि ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पे जो एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा है समाज के लिए न्याय के सिद्धांतों को बनाने के लिए, और उन लोगों को ना अपने बारे में कुछ नहीं पता, यानी कि सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन होने वाली है, क्या वो अमीर बनेंगे, क्या वो गरीब बनेंगे, उनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे में जिन प्रिंसिपल्स को वो बनाएंगे ना, वो सबके लिए फेयर तरीके से बनाएंगे। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो जब आप अपने घर में मैगी बनाते हो, तो जब आप खुद मैगी डालते हो, तो मैं भी ऐसा करती थी कि मैं अपने में ना ज़्यादा मैगी डाल लेती थी, या फिर रसोई में ही खा लेती थी थोड़ी सी, फिर अपने भाई को कम देती थी, है ना। तो उसके सामने दूंगी तो फिर वो बराबर लगती थी, हाँ हाँ बराबर दी है। तो मुझे लगता था यार मैंने बनाई है ना, मैंने मेहनत करी, उसने तो नहीं करी। तो मैं पहले थोड़ी सी खुद खा लेती थी या अलग निकाल देती थी, उसके सामने दिखाती देखो एकदम इक्वल है। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि जब आपको नहीं पता, फिर ऐसे में क्या होता है ना, कई बार क्या होता है भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है कि भाई तूने बराबर नहीं बांटा, है ना। तो मम्मी फिर आती है, मम्मी बोलती है कि मैं बांट के लाती हूँ। तो मम्मी क्या करती है ना, 2 लेकर के आती है और आपको ऑप्शन देती है, ले ले आप जोन सा लेना है। फिर आपको ना एकदम दोनों इक्वल दिखाई देते हैं, फिर आप बोलते हो कि ठीक है यार कोई सा भी दे दो आप। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपकी है, तो उसको आप फेयर तरीके से बांटते हो। तो वो कहता है कि एक अज्ञान का पर्दा है। क्या है, एक अज्ञान का पर्दा है। पर्दा थोड़ा स्क्वायर बन गया, ऐसे बनाते हैं पर्दे को। क्या बन रहा है ये, अब बनाते हैं अच्छे से। है ना, ये एक अज्ञान का पर्दा है। क्या है ये, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ये है आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञान का पर्दा। अब यहाँ पे ना एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं जिनको अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं पता। वो बोलता है एक अज्ञान का पर्दा है जिसके पीछे ये लोग बैठे हुए हैं, जिनका वर्क क्या है, टू फ्रेम प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। क्या वर्क है इनका, फ्रेम करने हैं इनको क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो यानी कि अभी अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं, इनको नहीं पता कि सोसाइटी में इनका क्या पोजीशन होने वाला है। तो ये
फेयर प्रिंसिपल्स को जो है यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो वो कहता है इस ओरिजिनल पोजीशन में ना दे हैव सम नॉलेज। सम नॉलेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इनको पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि सही गलत का अंदाजा है, जिससे कि एक फेयर तरीके के प्रिंसिपल्स को ये लोग यहाँ पे फॉर्म कर पाएं। तो वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसमें से जो है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि किसी एक पर्सन का अमीर होना तब जस्टिफाइड हो सकता है जब उसकी अमीर होने से किसी और का भी फायदा हो रहा हो। इसमें मैं हमेशा एक एग्जाम्पल लेती हूँ, वो है हमारे श्री रतन टाटा जी। तो अब तो हमारे बीच वो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं पहले से भी उन्हीं का एग्जाम्पल देती थी और आज भी मैं उन्हीं का ही एग्जाम्पल दूंगी। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और जितना भी वेल्थ उन्होंने कमाया है उसमें से 65% जो है उनका चैरिटी में जाता था, जिससे कितने लोगों की जान बची होगी, कितने कैंसर पेशेंट्स को अपनी एक न्यू लाइफ मिली होगी। यानी कि उनके अमीर होने से सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज पीपल ऑफ द सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे भला आप लोगों को देखते हुए नजर आया। तो वो कहता है डिफरेंस प्रिंसिपल में कि ऐसी इनइक्वालिटी जो है जस्टिफाइड हो सकती है जिससे कि सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंच रहा हो। देन ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो उसमें वो बात करता है एडवोकेटेड फॉर द ओवरलैपिंग कंसेंसस वेयर डाइवर्स ग्रुप अग्री ऑन अ कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। और वो कहता है कि ऑब्वियसली समाज में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो कि सेम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे में लोगों को अपने कल्चरल डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के क्या करना है, ओवरलैपिंग कंसेंसस करना है, यानी कि एक सहसम्मति पे आना है जिसमें कि एक जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे वो अग्री कर सकें और सोसाइटी में क्या आ सके, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रह करके वो फॉर्म करेंगे। तो 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इक्वल बेसिक लिबर्टीज। तो वो कहता है कि मनुष्य को अपना लाइफ जीने के लिए सम इम्पॉर्टेंट बेसिक लिबर्टीज की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, डिग्निटी है, राइट्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक बेसिक हैं और हर किसी मनुष्य को मिलनी चाहिए। दूसरा वो बात करता है कि दूसरे में 2 तरीके के प्रिंसिपल्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक है आपका डिफरेंस प्रिंसिपल और दूसरा है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में वो कहता है कि देयर शुड बी इक्वल चांसेस फॉर द इंडिविजुअल्स टू सक्सीड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। साथ ही साथ वो कहता है कि इनका ना एक लेक्सिकल ऑर्डर होगा। क्या होगा, इनका एक लेक्सिकल ऑर्डर होगा। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस ही ऑर्डर में इनको सोसाइटी में जो है लेकर के आया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, विच इज 1, 2B एंड 2A। यानी कि सबसे पहले आएगी आपकी बेसिक लिबर्टी, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन डिफरेंस प्रिंसिपल। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जब इनका होगा तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस लेक्सिकल ऑर्डर। चलिए, देन प्रायोरिटी ऑफ राइट, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी है कि लेक्सिकल ऑर्डर में हमेशा ये वाला प्रिंसिपल पहले आएगा जिसमें बेसिक लिबर्टीज के अंतर्गत सभी को राइट्स दिया जाएगा। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये है जॉन रॉल्स की इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें से हमने इसके बारे में डिस्कस किया, और ये इनकी 2 और इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड द लॉज ऑफ द पीपल। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आप अपनी पढ़ाई के साथ कमाई भी साथ में कर सकते हो। तो अगर आप भी एनरोल कर रहे हो और अगर आप अपने 2-4 दोस्तों को और एनरोल करवाते हो तो आप अपनी फीस वहीं से निकाल सकते हो, यानी कि आप भी पैसा कमा सकते हो। अगर आप 7 से 8 हज़ार का जो भी बच्चा कोर्स ले रहा है उसमें 1000 रुपये आपके अकाउंट में भी आएगा और 700-800 का डिस्काउंट आपकी फ्रेंड को भी मिलेगा। यानी कि आपका दोस्त ये नहीं बोलेगा तेरा फायदे के चक्कर में मैं कोर्स क्यों लूँ भाई, उसको भी फायदा मिलेगा भाई। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली आप लोगों को कोर्स शेयर करना है, और जब वो कोर्स के उसी लिंक से परचेज करेगा बाय यूजिंग माय कोड स्वाति30 तो उसको भी डिस्काउंट मिलेगा और आपको भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, सो रेफर एंड अर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अड्डा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिससे कि आप अपनी साइड इनकम बीइंग अ स्टूडेंट भी कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर भी बना भी सकते हो और दूसरों का भला भी करवा सकते हो, उनको भी एनरोल करवा के।
तो फटाफट से नीव 2.0 या फिर महापैक में एनरोल कर लीजिए। मैं आप लोगों को दोनों कोर्स दिखा देती हूँ, साथ ही साथ टेस्ट प्राइम भी दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को टेस्ट प्राइम लेना है। आप जाएंगे हमारी अड्डा की एप्लीकेशन पे, अभी ओपन हो रही है धीरे धीरे। चलिए, सो अड्डा के एप्लीकेशन पे या फिर आप हमारी वेबसाइट से किसी से भी जाकर के ले सकते हो। एप्लीकेशन से लोगे ज़्यादा बेटर है, आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। स्वीटी पीजी पे जाओगे, स्वीटी पीजी पे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे हमारा नीव है। बाय नाउ पे क्लिक किया, सिंपल सा मेरा कोड टाइप करना है आप लोगों को, विच इज स्वाति 30। क्या है? स्वाति 30। मैम 30 साल की नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्वाति 30 लगाना है तो ये और भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ सेम तरीके से आपको जाना है महापैक में। पॉलिटिकल साइंस में गए, ये रहा महापैक। महापैक में आपका कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है, मॉक टेस्ट भी इसी में है, स्वीटी पीजी की बुक भी इसी में है, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स वाली। सारे कोर्सेज का एक्सेस 2 साल के लिए मिलता है। अप्लाई कर दोगे, प्राइस और भी कम हो गया। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ की, कि टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को कैसे मिलेगी। आप इसको जब एनरोल करोगे तो यहीं पे आपको दिखाई दे जाएगी, एप्लीकेशन पे भी दिखेगा। नहीं दिखता तो इस वाले एरो को टिक कर देना। एक्सप्लोर पे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, सेम तरीके से मेरा कोड लगाना है, विच इज स्वाति 30। तो स्वाति 30 लगाते आप देखोगे कि इसका प्राइस कितना ज़्यादा अफोर्डेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहने वाली है और हर एक एग्जामिनेशन, चाहे क्लैट है, यूपीएससी है, नीट है, एसएससी, बैंकिंग, हर एक चीज़ का मॉक टेस्ट आप केवल इतने पैसे में पूरे 1 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर घर में बड़े भाई बहन हैं जो कि और एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको भी आप ये दिलवा सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग माय कोड स्वाति 30। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और बहुत मेहनत लगती है ऐसे वन शॉट्स को बनाने में, तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दिया करिए कि आपको कैसा लगा, और बताना कि मेरी मेहनत आप लोग को सफल कुछ थोड़ी बहुत लगी है कि नहीं, कि मैडम ठीक है हमारे लिए कुछ मेहनत कर रही है। कोई दिक्कत परेशानी है, कोर्स में आना है, कुछ भी परेशानी है, पर्सनल दिक्कत है, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द फुल सेशन जो कि आप लोगों के लिए मैंने प्लान किया। बहुत मेहनत लगती है इन सेशंस को कंडक्ट करवाने में, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और काइंडली गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।